नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के अंतर्गत अपनी यूनिट नंबर 3 चल रही थी और उसमें आज अपनी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, क्लास नंबर 3 तक हम अध्ययन कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर और वहाँ पर साइकोलॉजी सेकेंड ग्रेड नाम से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और उसमें आप अच्छे तरीके से सभी की सभी जो वीडियो देखकर आनंद ले सकते हैं। अब देखिए, कल हम शेषव अवस्था पढ़ रहे थे और शेषव अवस्था में एक सामाजिक विकास पीछे रह गया था, तो इसको पढ़ लेते हैं। शेषव अवस्था में सामाजिक विकास, तो देखो शेषव अवस्था होती है जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक। ठीक है, और कई जगह आपको 4-5 वर्ष भी लिखा हुआ मिलता है। तो देखिए, इस अवस्था में बालक न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, बल्कि उसका व्यवहार उदासीन होता है। और सामाजिक विकास की शुरुआत परिवार से होती है और बालक में सर्वाधिक सामाजिक विकास खेल मैदान में होता है। तो देखो, बालक जब पैदा होता है तब वो तो न तो सामाजिक होता है, नहीं असामाजिक होता है, अर्थात वो उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है, इस प्रकृति में आता है, तो उसका जो माँ है वो उसकी प्रथम गुरु होती है, तथा उसका जो पहला स्कूल विद्यालय आप उसके परिवार को मान सकते हो। ठीक है, तो सामाजिक विकास की शुरुआत परिवार से ही होती है। वो परिवार में अपने आसपास घटित घटनाओं को देखता है, तथा वो ऐसे उसका मस्तिष्क है वो संज्ञान लेता है कि हमको ये चीज़ करनी चाहिए, ये समाज में मान्य व्यवहार है, ये अमान्य व्यवहार है। ऐसे धीरे धीरे वो परिवार में रहते रहते उसका क्या होता है, सामाजिकरण होता है, तथा उसमें सामाजिक विकास की शुरुआत होती है। तो एक क्वेश्चन आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि बालक में सर्वाधिक सामाजिक विकास कहाँ होता है, तो वो खेल मैदान पर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विभिन्न टेस्ट में मैंने देखा था इसको, और कंपटीशन एग्जाम में भी खूब मिलेगा आपको। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना कि बालक में सर्वाधिक सामाजिक विकास खेल मैदान में होता है। ठीक है, और शेषव अवस्था में बालक है वो अपना पराया समझने लगता है। मतलब 5-6 वर्ष का बालक हो जाता है ना, जन्म से 5-6 वर्ष, इस टाइमिंग पीरियड में भी वो अपना पराया समझने लगता है। अब खेल मैदान से सर्वाधिक सामाजिक विकास कैसे होता है, तो इसको समझते हैं एक बार के लिए। तो देखो, खेल मैदान में क्या होता है, खेल मैदान में जैसे एक टीम है, सामने दूसरी टीम है, तो अपनी टीम का समर्थन करना। ठीक है, यहाँ से वो और अपने लीडर का कहना मानना, तो स्वामी भक्ति आती है, अनुशासन आता है। ठीक है, अनुशासन डेवलप होता है। इसके अलावा सहयोग की भावना भी आती है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि खेल का जो मैदान है वो सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था का जो काल होता है वो 5-6 वर्ष से लेकर के और 12 साल तक बाल्यावस्था होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ देखो, मैं जब पढ़ता था, जब मैं नोट्स बनाता था ना, तो मैं क्या करता हूँ, आज के दिन भी मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर जो ये हाशिए की जगह रहती है ना, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो यहाँ पर एनरोल कर देता हूँ। मैं कोई भी टेस्ट वगैरह देता हूँ या अदर जगह टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट निकालते हैं, कोई भी जैसे केवी का कोई भी टेस्ट लेते हैं। ठीक है, केवीएस का कोई पेपर लिया उसको सोल्व करते हैं, और जो क्वेश्चन मेरे ज़्यादातर मिस्टेक आती है जहाँ पर, उनको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, ताकि मैं जितनी बार रिवीजन करूँ उतनी बार ये मेरी आंखों से निकले। तो देखो, खिलौनों की अवस्था है वो तो बोलते हैं शेषव अवस्था को, और जो खिलौनों की आयु या खेल की आयु है वो बोलते हैं 5-7 वर्ष को, अर्थात पूर्व बाल्यावस्था को। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक होता है वैचारिक काल और पलटावी चिंतन, तो ये बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है। आगे मैं समझा दूंगा कि वैचारिक काल क्या होता है और पलटावी चिंतन क्या होता है। अभी हाल ही के लिए ध्यान रखना, ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि वैचारिक काल और कोष्टक में देगा पलटावी चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को। अब हम चलते हैं इसके उपनामों की ओर। तो पहला उपनाम है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मिथ्या परिपक्वता मतलब इस आयु का जो बालक बालिका होते हैं वो परिपक्व नहीं होते हैं। वो परिपक्व नहीं होते, फिर भी वो खुद को परिपक्व समझते हैं। आई बात समझ, मतलब मिथ्या परिपक्वता, झूठी परिपक्वता है नहीं उनमें, लेकिन वो प्रदर्शित करेंगे। वो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हमें बड़ों की तरह ट्रीट किया जाए, हम बड़े हैं, हम अब छोटे नहीं हैं। तो ये होती है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। इस काल को, बाल्यावस्था को, अनु का काल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई परिपक्व है नहीं, अपने को समझ रहे हैं, तो अनु का काल है। पलटावी चिंतन, वैचारिक काल भी कहा जाता है, पलटावी चिंतन पाया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें समलिंगीय मित्रता का काल है। बॉयज में और गर्ल्स में, मतलब ये अपने ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं कि लड़के लड़कों के साथ रहेंगे, लड़कियां लड़कियों के साथ रहेंगी। बोलेंगे ये आपके गेम अलग हैं, हमारे गेम अलग हैं, आप इधर रहिए, हम इधर रहिए, ये हमारा अपना अपना फंडा है।
ऐसा इनकी भावना होती है। तो समलिंगीय मित्रता यहाँ पर देखने को मिलती है। इसे खेलों की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इस आयु में इतना खेलता है, इतना खेलता है, ठीक है, टोली बना लेता है, ग्रुप बना लेगा अपने संगी साथियों का, हम उम्र का समलिंगीय ग्रुप रहेगा और बस खेलेंगे, पूरे दिन रात खेलेंगे और इधर उधर झुंड में भटकते रहेंगे, इस गली से उस गली, है कि नहीं। तो इसलिए इसे टोली की अवस्था भी कहते हैं। और इन आयु के बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती। अभी आगे आप देखना, किशोर अवस्था में चिंता खाने लगती है करियर को लेकर के ऐसे, लेकिन इसमें कोई चिंता नहीं रहती, इसलिए इसको निश्चिंता का काल भी कहते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि निश्चिंता का काल किस अवस्था को कहा जाता है, और हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, जाके और शेष अवस्था को ठीक कर देंगे कि शेष अवस्था में ठीक है ना, 5 साल छोटा है, पड़ा रहता है, नींद लेता है, बस। नहीं, ऐसा नहीं है। ये निश्चिंता का काल है, वो बाल्य अवस्था को कहते हैं। और इसमें प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो किशोर अवस्था में बच्चा सामाजिकृत हो जाता है, और शेष अवस्था में बच्चा नहीं तो सामाजिकृत रहता है और नहीं ये सामाजिकृत। लेकिन यहाँ पर बच्चा प्रतिद्वंद्व में रहता है, कभी वो सामाजिक की तरह बिहेव करता है, कभी वो असामाजिक की तरह बिहेव करता है, तो इनमें द्वंद्व रहता है, इसलिए इसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा इस एज को मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। मूर्त एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। तो अमूर्त चिंतन में तो भावनाएं, करियर, मतलब ऐसी चीजें आ जाएगी, और मूर्त में होता है कि जो चीज मूर्त रूप में उपस्थित है, आपके सामने भौतिक अवस्था में है, उस चीज के बारे में सोचना। तो बच्चे इस अवस्था में मूर्त चिंतन करते हैं। इसे निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बाह्य परिवर्तन आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आंतरिक परिवर्तन बालक में बहुत ज्यादा होते हैं। वो मतलब किशोर अवस्था की एक तरीके से नींव है बाल्य अवस्था, ठीक है। और वो भविष्य में क्या बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी कैसी संगति रहेगी, वो किस दिशा में जाएगा, ये सब इधर बाल्य अवस्था में तय होने लग जाता है। तो इसे निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। और इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो किशोर अवस्था की तरह तेज नहीं होते, धीमे होते हैं, अतः इसे मंद परिवर्तन का काल भी कहते हैं। इसमें बच्चा संवेगों पर भी नियंत्रण करने की शुरुआत कर लेता है। मतलब संवेगों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित नहीं होते, लेकिन संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। वो सीखने लग जाता है कि संवेगों पर नियंत्रण, मतलब धीरे धीरे संवेगों पर नियंत्रण की शुरुआत होती है। और चोरी व झूठ की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे एक तो चोरी करने की आदत रहती है, ठीक है, चोरी करने की आदत विकसित हो सकती है यदि टाइम पर उन पर ध्यान नहीं दिया गया हो, और एक वो झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, बाल्य अवस्था का ये गुण है। तो ऐसा गुण यदि वो प्रकट करे तो उनको नकारात्मक पुनर्बलन दो, अर्थात उनको इस चीज के लिए हतोत्साहित करो कि नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अब देखो, अब ये उपनाम, कौन सा उपनाम किसने दिया, जैसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, तो ये प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किलपेट्रिक ने कहा है। फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड ने बोला है कि बाल्य अवस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। कोल और ब्रूस ने कहा है कि बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। स्ट्रेंग ने कहा है कि बालक इतना खेलता है कि 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे बालक नहीं खेलता है। रोस ने कहा था कि बाल्य अवस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, झूठी परिपक्वता की अवस्था है। तो अब इसे बात आई कि इसे याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे, जैसे आप किल में पेंट फंस जाए, आपकी जो पेंट है वो किल में फंस जाए, तब आप बहुत प्रतिद्वंद्व में फंस जाओगे कि यार अंधेरे में कील कहाँ अटक गई, मतलब पेंट कहाँ अटक गई, आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है, तो प्रतिद्वंद्व की स्थिति में आ जाओगे। इसलिए समाज में रहो तो ध्यान रखना कि कील कहीं, वो पेंट कहीं कील में ना फंस जाए, ठीक है। फ्राइड, तो कोई भी चीज़ का आप निर्माण करते हो तो पहले उसको फ्राई करते हो यारों, पहले उसको फ्राई किया जाता है फिर निर्माण किया जाता है, तो फ्राइड से निर्माणकारी। आगे है कोल और ब्रुश, तो आप कोलगेट और ब्रुश का प्रयोग नहीं करोगे तो आपका जीवन अनोखा हो जाएगा, मुंह से बड़ी बदबू आएगी, कोई लाइक नहीं करेगा। आपको ध्यान रखना, जीवन अनोखा हो जाएगा यदि कोलगेट और ब्रुश का प्रयोग नहीं किया तो जीवन का अनोखा। स्ट्रेंग, अब यार मैं आपको बोलूं कि 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं है दुनिया में जो बालक ने नहीं खेला है, तो आप बोलोगे यार बड़ा अजीब आदमी, बड़े अजीब बातें करता है, पता नहीं भूटान नेपाल की तरफ पता नहीं कैसे गेम होते होंगे। आपको क्या पता गेम कितने तरीके होते हैं, हो सकता है बच्चे ने खेला हो, नहीं खेला हो। यार बड़ी अजनबी बातें करते हो, अजनबी लोगों की तरह, तो जिसे बालक नहीं खेलता, तो ये स्ट्रेंग हो गया। रोस, अब आप किसी बालक को जाके बोल दो, बाल्यावस्था के बालक को, कि तेरी ये मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, तू परिपक्व नहीं है, फिर भी तू परिपक्वता प्रदर्शित करता है, तू बड़ा नहीं हुआ है, तू झूठ मूठ का बड़ों की तरह शो करता है, उसको बहुत रीस आएगी। क्या आएगी? रोस, रीस आएगी। यदि आपने उसको मिथ्या परिपक्वता का बोल दिया तो भेजा फोड़ देगा आपका, ध्यान रखना।
आगे देखो, बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो देखिए, बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास, तो बाल्य अवस्था में शारीरिक परिवर्तन है वो बहुत ही मंद गति से होते हैं। ठीक है, मांसपेशियों की मात्रा कुल वजन का लगभग 27 से 30% तक होती है। तो अब देखो, आप ऐसे याद रखना कि शेष अवस्था में कुल भार की 25% मांसपेशियां होती है, बाल्य अवस्था में कुल भार की 35% मांसपेशियां होती है, और किशोर अवस्था में कुल भार की 45% मांसपेशियां होती है। तो ऐसे याद रखने में आसानी रही। हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है 350 बाल्य अवस्था में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि सर्वाधिक हड्डियों की संख्या किस अवस्था में रहती है, तो वो रहती है आपके बाल्य अवस्था में। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। आगे देखो, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक वृद्धि होती है बाल्य अवस्था के दौरान। तो देखो, बाल्य अवस्था में बालिकाएं है ना, वो बालकों से हर चीज में आगे निकल जाती है। शेष अवस्था में हर चीज में, लंबाई में, भार में, हर चीज में बालक आगे रहता है। लेकिन बाल्य अवस्था में बालिकाएं आगे निकल जाती है, लंबाई में, भार में, समझदारी में, हर चीज में। और किशोर अवस्था में वापस बालक आगे निकल जाता है। आई बात समझ में। इसमें आंतरिक परिवर्तन अधिक होते हैं, मतलब बाहरी तौर पर शोर नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं। इस बाल्य अवस्था में दूध के दांत निकलकर स्थायी दांत आने लगते हैं, यह भी इसकी एक विशेषता है। अब बाल्य अवस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। तो बाल्य अवस्था में बुद्धि का जो विकास होता है वो सामान्यतया स्थिर रहता है एवं मूर्त परिस्थितियों के लिए समझ होती है, अर्थात बालक इसमें मूर्त चिंतन प्रदर्शित करता है। इसमें बालक पलटकर जवाब देता है, मतलब वो कई बार तो जवाब देगा ही नहीं, और कई बार इतना ऐसा जवाब देगा आपको हतप्रभ कर देगा कि अरे ये भी ये चीज जानता है क्या, एकदम पलट करके जवाब देता है। इसलिए इसे पलटावी चिंतन की अवस्था कहते हैं। किसकी अवस्था कहते हैं? पलटावी चिंतन की। ठीक है, कई बार अचानक से विरोध प्रदर्शन शुरू कर देता है। इसमें बच्चा सोचने की कोशिश करता है और तथा कभी कभी आश्चर्यजनक विचार भी प्रकट करता है, और बुद्धि के आधार पर जो मस्तिष्क का भार है वो 1250 ग्राम तक होता है। ये ध्यान में रखना बाल्यावस्था में। अब बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की शुरुआत होती है, लेकिन पूर्णतया वो संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं सीख पाता है। इसलिए क्या करता है, इस अवस्था में वो संवेग पर नियंत्रण रखने लगता है, परंतु उसके संवेग अस्थायी होते हैं, मतलब उसके संवेग बदलते रहते हैं। कई बार तो वो गुस्सा प्रकट नहीं करेगा, कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेगा, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करेगा, फूट फूट कर रोने लग जाएगा, कभी जोर जोर से ठहाके लगाएगा, अचानक से रोता रोता ही एकदम ठहाके लगाना शुरू। तो संवेग अस्थायी होते हैं, और इस अवस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहयोग, इनके भाव विशेष रूप से प्रकट होने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दया, प्रेम, सहयोग आदि प्रकार के जो भाव हैं वो मुख्यतया किस अवस्था की विशेषता है, तो ये आपके बाल्यावस्था की है। ये आपके किस अवस्था की है? बाल्यावस्था की विशेषता है। आगे देखो, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, इस चीज को देखो। इस अवस्था में बालक सामाजिक रूप से पूर्ण समाजीकृत नहीं हो पाता है, बल्कि प्रतिद्वंद्व की स्थिति में रहता है। कई बार तो वो एकदम ऐसे सामाजिक शो करेगा कि वो जैसे सामाजिक प्राणी हो, और कई बार ऐसे शो करेगा जैसे असामाजिक प्राणी हो। समझ में आ गई बात? असामाजिक का मतलब कई बार तो वो समाज के जो धारणाएं हैं उनका ध्यान रखता है कि क्या समाज में मान्य है, क्या नहीं है, इन सब चीज़ों का कई बार तो वो ध्यान रखता है, और कई बार बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, बिल्कुल ऐसे रेत में लोटपोट हो जाता है, भले चाहे शादी समारोह कुछ भी चलता रहो। तो ऐसे वो कभी असामाजिक कभी सामाजिक, मतलब प्रतिद्वंद्व की स्थिति में रहता है। इस अवस्था में बालक में चोरी करना, समूह में रहना, अपना पराया समझना जैसी विशेषताएं भी प्रकट करता है। अब देखो, मैंने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, ये कॉपी का पेज है ऐसे। मैंने यहाँ पर एक लिखा, जीववाद सजीव चिंतन क्या होता है। ये बाल्यावस्था में पाया जाता है। इसमें यह होता है सभी चीज़ों को सजीव समझना। नहीं, ये बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था से भी मतलब पूरे बाल्यावस्था, शेष अवस्था, वहाँ की विशेषता ये, ठीक है, मतलब 4 वर्ष से लेकर 7 के बीच की। तो जीववाद सजीव चिंतन क्या है, ये सभी चीज़ों को सजीव समझना है। कैसे? बालक कहता है कि देखो, मतलब सूरज है वो बादलों के पीछे छिप रहा है, देखो चंदा मामा रो रहा है, ये गुड़िया अभी भूखी है। तो ये सभी चीज़ों को क्या समझते हैं? सजीव समझते हैं। कभी कभी सूरज मतलब जैसे बादलों के पीछे छिपा हुआ रहेगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश देगा तो बोलेंगे आज सूर्य उदास है। तो वे सभी चीज़ों को सजीव समझते हैं, और इस सजीव समझने को सजीव चिंतन और जीववाद कहते हैं, और इस जीववाद को सर्व आत्मवाद कहते हैं, मतलब सब में आत्मा है, सर्वात्मवाद। एक मैंने शब्द लिखा है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस शब्द का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना।
तो ये सभी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी हुई है और जो कन्फ्यूजेबल और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आगे हम बढ़ते हैं किशोरावस्था की ओर कि भाई किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था में विकास वगैरह सब। तो देखो किशोरावस्था है वो 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। ओके, और किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं वो स्टैनली हॉल कहलाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि किशोरावस्था के जो जनक हैं वो कौन हैं, तो वो हैं आपके स्टैनली हॉल। ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा, सीधा सीधा ध्यान रखना। इन्होंने किशोरावस्था को लेकर सबसे पहले अध्ययन शुरू किया और किशोरावस्था में होने वाले विकास के संदर्भ में निम्न 2 सिद्धांत दिए। इन्होंने 2 सिद्धांत दिए, एक तो अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत और एक क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत देते हुए इन्होंने कहा ये अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत आपसे पूछेंगे किसने दिया, तो स्टैनली हॉल ने दिया। स्टैनली हॉल ने कब दिया, तो 1904 में दिया। कौन सी पुस्तक लिखी, तो ये एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं। तो स्टैनली हॉल से रिलेटेड यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं कि एडोलेसेंस पुस्तक किसने लिखी, अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत किसने और कब दिया, क्वेश्चन नंबर 4, और किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन की जड़ी लग जाएगी। अब आगे आता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक, होलिंगबर्थ और किंग ने तीनों ने दिया। ठीक है, किंग ने बताया कि जो किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं वो ऋतुओं की भांति होते हैं। होलिंगबर्थ ने अनेक द्वीपों पर जाकर अध्ययन किया था। तो इसमें क्वेश्चन एक ही बनेगा कि क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, और इन तीनों के नाम हैं वो एक ऑप्शन में आपको मिलेंगे। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन बनता है आपका किशोरावस्था के उपनाम को लेकर। तो इसे टीन एज बोलते हैं, बसंत काल बोलते हैं, स्वर्ण काल बोलते हैं, अमूर्त चिंतन का काल बोलते हैं, विषम लिंगीय मित्रता का काल बोलते हैं, परिपक्वता का काल बोलते हैं, नैतिकता की अवस्था बोलते हैं क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा नैतिक बिहेव करता है इसमें, आत्मसम्मान की अवस्था बोलते हैं, इसमें बच्चों को आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। संवेग स्थिरता की भी अवस्था, इसमें आते आते वो संवेगात्मक रूप से पूर्णतः परिपक्व हो जाता है और संवेगों पर वो नियंत्रण अच्छा खासा कर लेता है। दीवा सौपनों का काल, वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमी बॉय रहता है, मतलब डे ड्रीम गर्ल बॉय कुछ भी बोल सकते हो आप। तो मतलब अपने सपनों की दुनिया में रहते हैं, आराम से बैठे बैठे ऐसे मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मेरे पास ऐसा होगा, मेरे पास वैसा होगा, सपने बहुत देखते हैं भाई। संघर्ष और तूफानों की अवस्था भी बोलते हैं। असीमता का भाव आ जाता है, मतलब श्रम, हया, ऐसी चीज़ें इनमें उत्पन्न हो जाती है। वीर पूजा का काल, एक आइडियल बना लेते हैं और बस उसी आइडियल को फॉलो करते हैं, तो वीर पूजा की भावना आती है। घनिष्ठ मित्रता, इस एज में आपको मतलब बहुत ही घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलेगी, जबकि बाल्यावस्था में भी वो टोली में रहते हैं, लेकिन बाल्यावस्था की मित्रता इतनी घनिष्ठ नहीं होती। और इसे सेवा की अवस्था भी कहते हैं, इसमें वो सेवा का भाव उनमें जागृत हो जाता है। ठीक है, सेवा बहुत करते हैं, जैसे कहीं पानी पिलाने की जो व्यवस्था हो तो बस लग जाएंगे तो पूरे दिन लगे ही रहेंगे, सेवा की भावना रहती है। अब देखो किशोरावस्था की परिभाषाएं। स्टैनली हॉल ने कहा कि संवेग व आवेग, संघर्ष व तूफानों की अवस्था है। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब आप किशोरावस्था का कोई बालक दिखे और संघर्ष और तूफान बहुत ज्यादा आते हैं तो हम तो गांव में भाई सीधे हॉल में घुस जाते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। किल पेट्रिक ने कहा कि ये जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था को। तो यदि आपके पेट में कोई कील चुभा देना तो वो सबसे कठिन काल रहेगा, ध्यान रखना। वैलेंटाइन, तो वैलेंटाइन डे पर घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता की जाती है, यारों प्रपोज वगैरह किया जाता है, तो ये भी उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता की है वो उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का विकास का काल है। अब मान लो वैलेंटाइन पे रॉन्ग नंबर लग गया और कहीं उल्टे सीधे को पकड़ा दिया तो बस अपराध ही अपराध हो जाएगा। ठीक है, तो अपराध प्रवृत्ति का विकास भी इस काल में हो जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने की, किशोरावस्था के बालक हैं वो अपराध की तरफ बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो उनकी संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो किसके साथ रहते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं और टीवी चैनल्स पर कौन से धारावाहिक को फॉलो करते हैं। आगे है कोल्सनिक। तो कोल्सनिक ने किशोरावस्था के लोग प्रोडों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं क्योंकि वे उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। अब देखो, उनसे जो बड़े होंगे उन्होंने दुनिया देख रखी है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। तो वो प्रौढ़ रहेंगे, वो क्या करेंगे, किशोरों को रोकेंगे कि ये काम करो, ये मत करो, ऐसा सही है, ऐसा सही नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो वगैरह वगैरह। तो किशोर अवस्था के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने से जो बड़े हैं, जो प्रौढ़ हैं, उनको अपने मार्ग की बाधा समझते हैं कि यार ये कांटे हट जाए ना, एक परेशान कर दिया। क्यों? क्योंकि वे उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप किशोर अवस्था के लोगों को कभी रोकना टोकना मत।
वरना वो आपको बाधा समझेंगे और वो कॉल लगाएंगे किसी सनकी को और वो आपको एकदम ढाएं ढाएं सीधा ठोक देगा पूरी, ठीक है ना, पित्तल भर देगा आपके, ध्यान रखना। अब देखो होलिंग बर्थ ने क्या कहा कि किशोरा अवस्था निरंतर परिवर्तनों का काल है तथा ये परिवर्तन अचानक नहीं होते, आराम से होते हैं। तो होलिंग से ध्यान रखना, हैंगिंग का मतलब होता है झूला। तो आप कहीं किशोर अवस्था के बालक हो, झूला झूलने जाओ तो आराम से निरंतर धीरे धीरे झूले खाना, अचानक नहीं खाना, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मानसिक विकास का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, तो मैंने यहाँ पर लिखा। तो देखो थॉर्नडाइक ने कहा था कि 18 वर्ष में मानसिक विकास उच्चतम रहता है। पियाजे ने कहा 15 से 16 वर्ष में मानसिक विकास उच्चतम रहता है। क्रो ने कहा कि 16 वर्ष में मानसिक विकास उच्चतम रहता है। वाटसन ने कहा 18 वर्ष में और वुडवर्थ ने कहा 15 से 20 वर्ष में मानसिक विकास उच्चतम स्थिति पर आ जाता है। तो ये सभी का मैंने यहाँ पर लिखा कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक विकास उच्चतम कब माना। तो इन सब का एक कॉमन निकालें तो 16 वर्ष आ जाता है, ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर वैज्ञानिक का पूछे तब तो बताना है, मनोवैज्ञानिक का पूछे तो नाम देख के बता देना आराम से। और यदि ऐसे ही पूछ ले रैंडमली तो आप 18 वर्ष और 16 वर्ष, आपको ऑप्शन गुड मिलेगा। या तो ऑप्शन देते देते वो 16 के पास रुक जाएगा, ठीक है, और 16 से आगे 18 दे दे तो फिर आपको 18 को करेक्ट करना है। अब देखो होलिंग बर्थ के अनुसार किशोर अवस्था में परिवर्तन मंद गति से होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि किसके अनुसार जो परिवर्तन है किशोर अवस्था में वो मंद गति से होते हैं, तो वो होते हैं होलिंग बर्थ के अनुसार। अब देखिए आगे, एक सेकंड में थोड़ा आगे देख लेता हूं। जर्शील्ड ने क्या कहा, जर्शील्ड ने कहा किशोर अवस्था बाल्य अवस्था से निकलकर आई परिपक्वता के संक्रमण की अवस्था है। किशोर अवस्था बाल्य अवस्था से निकलकर आई है और परिपक्वता का संक्रमण की अवस्था है। अब परिपक्वता का संक्रमण होगा, वो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाएगा। अतः जर्शील्ड ने किशोर अवस्था को परिपक्वता की अवस्था भी कहा है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा कि किशोर अवस्था को परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है, जर्शील्ड, ठीक है। आप यदि परिपक्व हो जाओगे ना तो आपको जल्दी से क्या दी जाएगी, शील्ड दी जाएगी कि भाई अब बस बात छोड़ो, बच्चा क्या हो गया, समझदार हो गया, परिपक्व हो गया। क्रो ने क्या कहा कि किशोर अवस्था वर्तमान की शक्ति है और भविष्य की आशा है। तो देखो क्रो का मतलब होता है कौवा, कागला, एक कागला एक कागली, तो वो कागला और कागली दोनों साथ में ना, तब तक वो वर्तमान की शक्ति है, ठीक है। और ये भविष्य की आशा भी है कि दोनों मियाँ बीबी साथ में रहते हैं, तो भविष्य में क्या होगा, उनके एक और कागला होगा, ऐसे याद रख लेना। आगे देखो रोस ने क्या कहा कि किशोर अवस्था सेवा के आदर्शों की स्थापना, मतलब सेवा का भाव बढ़ जाता है किशोर अवस्था में, तो उनके आदर्शों की स्थापना एवं पोषण करती है। शेष अवस्था के लोगों के समान किशोर अवस्था के लोगों को भी समायोजन करना होता है, अर्थात इस अवस्था में शेष अवस्था की पुनरावृत्ति होती है। तो बात क्वेश्चन का पुटअप होगा, बात यहाँ आकर रुक जाती है। क्वेश्चन पुटअप होगा कि किशोर अवस्था को शेष अवस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा, तो रोस ने कहा। तो जब आपको रोज रीस आ जाती है तभी आप जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति करते हो किसी चीज को, कि ले तूने कहा ना मत करना, मैं करूंगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। अब शेष अवस्था के लोगों के समान किशोर अवस्था के लोगों को समायोजन क्यों करना होता है, तो देखो शेष अवस्था के लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि वो ना तो ढंग से बोलते हैं वगैरह वगैरह, समायोजन करना पड़ता है। अब किशोर अवस्था के लोग है ना, तो उसको क्या होना, अच्छे से काम में लेना होगा ना, तब बोलेंगे अरे तू तो बड़ा हो गया, इधर आना जरा, देख मोटिया रुक गयो टब्बर, ठीक है। और जैसे ही मान लो कोई जिम्मेदारी, कोई अच्छा कार्य हो कि वहाँ पे आगे फूफा जी के पास में जाके बैठना है, तो कहेंगे अरे तू आज टाबर है, तू पीछे रहे, ठीक है। तो न तो वो बड़ों में न वो बच्चों में, तो उसको बहुत समायोजन करना पड़ता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एरिक्सन, स्ट्रेंग और जोन्स ने, इन्होंने किशोरावस्था को शेष अवस्था की पुनरागमन की अवस्था कहा है, ठीक है। हेडो कमेटी के अनुसार 11-12 वर्ष की आयु में बालक बालिकाओं की नसों में जवार उठने लगता है, ठीक है, और उसे किशोरावस्था के नाम से पुकारते हैं। यदि समय रहते इसे सही दिशा दी जावे तो ये भरपूर सफलता को प्राप्त करते हैं। तो हेडो कमेटी, तो देखो भाई जब जवार उठने लग जाता है ना नसों में, तो 11-12 वर्ष की आयु में बालक बालिकाओं की नसों में जवार उठने लगता है, मतलब शक्ति अपार रहती है, ठीक है। तो अब यदि आसपास कहीं पर भी जवार भाटा आ जाए तो गवर्नमेंट को तुरंत क्या करना पड़ता है कि यार एक कमेटी बुलाओ, चाहे हेडो कमेटी बुलाओ, शेडो कमेटी बुलाओ, जल्दी कमेटी बुलाओ, अब जवार भाटा आने वाला है। आगे देखो स्किनर ने क्या कहा। स्किनर ने कहा कि किशोरों में निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है, मतलब डिसीजन लेने का
एक्सपीरियंस नहीं होता है। बात भी सही है यार, एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, अभी अभी बाल्यावस्था से निकल कर आए हैं, ठीक है। और किशोरावस्था में निर्णय लेने का अभाव होता है। अब ये बात ऐसी क्यों कह रहा है, क्योंकि ये खुद क्या है, नर है, मर्द है, ये क्या है, मर्द है। ये इसलिए बोल रहा है कि अरे ओ टाबरों, आपको अनुभव नहीं है किसका, निर्णय लेने का। आगे देखो वुडवर्थ ने कहा किशोरावस्था के अंतिम दौर में, मतलब 15-20 वर्ष की आयु में मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है। तो वुडवर्थ ने कहा अरे स्किनर क्या बात करते हो यार, निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। जब ये 15-20 साल की उम्र में रहते हैं ना, तो इनका मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है। तो सभी ने कहा, वुडवर्थ को कहा अरे गुड वर्क, वेरी गुड वर्क, ओ वुडवर्थ वेरी गुड वर्क, ठीक है, कि मतलब तूने बहुत अच्छी बात कही रे। स्किनर का मुंह ठोक दिया। कब से बोल रहा है बच्चों को कि निर्णय लेने का अनुभव नहीं, तो कब लेंगे निर्णय, ये बूढ़े होके लेंगे, अभी लेना सीखेंगे, ऐसे ही लेना सीखेंगे, कभी गलत कभी सही, ऐसे ही तो सीखेंगे। तो फिर स्किनर भी बेचारा चुप हो गया। अब देखो कुहलन ने कहा किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तनों का काल है। अब कुहलन है तो अब बस कुहलन को बोला तो इसने भी हल निकाला कि अब हल क्या निकालें यार, सब ने इतनी परिभाषाएं दे दी हैं, अब मैं क्या परिभाषा दूं। तो इसने कुहलन ने हल निकाला बीच में से। तो देखो कूड़ने के बीच में से हल निकला ना, तो इसने क्या हल निकाला कि यार जैसे मेरे नाम के बीच में से हल निकला है, वैसे ही बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में से किशोरावस्था को निकाल दो ना। कि बोले निकाल दिया कि ये लो भाई साहब, किशोरावस्था और बाल्यावस्था के मध्य जो परिवर्तनों का काल है ना, वही किशोरावस्था है। ऐसे निकाल दिया। देखो मैंने भी कैसे निकाल दिया ऑन द स्पॉट। बस इसी नाम पर लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो, मस्ती से पढ़ना है तो। आगे बढ़ो। अब किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है, तो किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती है। तो किशोरावस्था में एक तो आत्मसम्मान की भावना होती है। देखो भाई किशोरावस्था का बालक है ना, वो बहुत जल्दी उसको ठेस पहुंचती है। तो आपको किशोरावस्था के बालक से कोई काम करवाना हो, उसको राइट डायरेक्शन में भेजना हो ना, तो उसकी रेस्पेक्ट करो, उसको बोलो आइए आइए बैठिए ना, आपका ही घर है, आपका ही काम है, आप जिम्मेदार लोग हो, अरे अब बड़े हो गए हो, देखो करो आराम से करो, मैं आपके साथ हूँ। तो किशोर एकदम ऐसे आत्मसम्मान मिलना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा की भावना, किशोरावस्था में आर्थिक सुरक्षा की भावना भी आ जाती है। उनको लगता है यार अब हमको भी कुछ कमाना चाहिए, देखो इतने बड़े हो गए हैं, है ना, पैसा कमाने का, करियर बनाने का, शोहरत हासिल करने का बहुत शौक होता है। तो आर्थिक सुरक्षा की भावना भी आती है। वो चाहता है कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेबल हो जाऊं, किसी से मांगना नहीं पड़े। तो इसलिए देखना आप किशोरावस्था में कई बच्चे वगैरह है ना, वो छोटे मोटे जुगाड़ लगाते हैं, इधर उधर से पैसे कमाते हैं। वीर पूजा की भावना भी रहती है। ये एक आइडियल बना लेते हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं, वैसे ही बाल बनाते हैं, वैसे ही डायलॉग मारते हैं, वैसे, ठीक है। आत्म सुरक्षा की भावना भी रहती है, ठीक है। ये ऐसे भी चाहते हैं कि यार देखो मैं खुद पे डिपेंडेबल रहूं, मैं कहीं पर जाऊं यार, कोई मुझे कैसे छेड़ दे, कैसे गाली दे दे, क्या यार एकदम बॉडीगार्ड बॉडी बनाऊंगा, जिम वगैरह जाते हैं। ऐसे आत्म सुरक्षा की भावना भी रहती है। दिखावटीपन बहुत ज़्यादा होती है, दिखावा बहुत करते हैं कि बालों को ऐसे, मतलब जैसे किसी की स्थिति नहीं रहेगी तो भी वो ऐसे फेसबुक पे फिल्टर विल्टर लगा के यार एकदम बढ़िया, ठीक है। विषम लिंगी की ओर आकर्षण होते हैं और इसी चक्कर में खुद को तैयार किया हुआ रखते हैं, अच्छा हीरो बने रहते हैं। सहयोग की भावना भी रहते हैं। हेल्प में बहुत जल्दी कूद पड़ते हैं कि अच्छा अरे उसके सपोर्ट में मैं हूँ, वो अकेला कैसे, ऐसे ही समझा क्या, हम सहयोग करेंगे। गौशाला का कोई कार्य हो, अरे गायों को वहाँ चारा डालना, अरे चलो रे चलो अच्छा कार्य है, हम समाज के भावी नागरिक है कि नहीं, हीरो रोल मॉडल है, चलो भाई। स्वतंत्रता का भाव भी होता है। इनको रोका टोकी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको बिछुड़ने का बहुत भय रहता है कि यार देख हमारे यार दोस्त, क्योंकि घनिष्ठ मित्रता का काल आ गया ना, तो इनको बिछुड़ने का डर रहता है कि अपनी अच्छी दोस्ती है, कहाँ जाएंगे कैसे। तो ये देखो 12वीं से जब फर्स्ट ईयर वगैरह में आते हैं, उस समय ये भरपूर देखने को मिलता है आपको। इसमें नैतिकता का भी विकास होते हैं, बहुत अच्छे बन के रहते हैं। जहाँ पर सब अच्छे लोग आते हैं तो वहाँ हाथ जोड़े ही खड़े रहते हैं, ठीक है। विद्रोह भी बहुत करते हैं। यदि इनके कोई टांग अड़ा दे तो फटाक से विद्रोह कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अपने सपने यार, दिन में सपने देखते हैं, रेंज रोवर में घूमते हैं बैठे बैठे खेजड़ी के नीचे, तो दीवा स्वप्न देखते हैं। परिपक्वता की अवस्था भी है, परिपक्व हो जाते हैं। सेवा की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। समय की स्थिर हो जाते हैं। हालांकि ये कंट्रोल कर लेते हैं काफ़ी हद तक, पूरे तो स्थिर नहीं होते लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक स्थिर हो जाते हैं। इनमें नेतृत्व करने का भाव भी आता है। तब देखना है इस अवस्था में ऐसे, मतलब कॉलेज में नेता बने घूमते हैं, गली में ही घूमते हैं नेता बने हुए, ठीक है। दीवा शोपन में ही नेता बने हुए घूमते हैं कि बस अब तो बस प्रेसिडेंट बन जाए, फिर देखो तब, ठीक है। और इस काल को भावी चुनौतियों का काल भी कहता है। क्यों? क्योंकि अब उनके सामने क्या आने वाली है, चुनौती आने वाली नहीं है। बस किशोरावस्था का भूत उतर जाए, बस सीधा पटवार की तैयारी में लगना, फिर देखो आप राजधानियाँ पहाड़ियों के उल्टे सीधे क्रम रटते ही रहो। और सामाजिकता की भावना भी रहती है। ये वो ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक बनने का प्रयास करते हैं, समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ऐसे, ठीक है विद्यार्थियों।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आप हमारी व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं है तो इन नंबर पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के भेज देना, हम आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे। ये PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम अपने 10 मित्रों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।